हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन WS अकेडमी और दिस इज़ मी कुसुम मैम और ये है लेक्चर नंबर 2 फॉर इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर रेस्पॉन्स, थैंक यू सो मच फॉर द फीडबैक एंड लव वी आर गेटिंग, थैंक्स अ लॉट। सो लेट्स बिगिन। टुडेज फैक्ट नंबर 1 इज़ फ्रॉम हिस्ट्री। ये जो है हिस्ट्री मॉडिवल एंशंट हिस्ट्री में आता है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मौर्याज। मौर्या एक डायनास्टी थी मौर्यंस की। उनकी एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ जो है नाम बोले जाते थे, उनका मतलब क्या था वो हम देखेंगे। इससे क्वेश्चन बनते हैं, एग्जाम्स में आ गए हैं क्वेश्चन इनसे। जो मौर्या की जो स्टेट थी उनका एक थिंकर था उसमें उस टाइम कौटिल्य। ठीक है, कौटिल्य उसका नाम था। उसने मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में एक किताब लिखी है, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में उसने लिखा है कि उनकी जो स्टेट थी उसमें 7 इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स होते थे। जो स्टेट थी उनकी उसमें 7 इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स होते थे और वो 7 इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स क्या है वो 7 लिस्ट करके हैं यहाँ पे। ये आप सबको पता होने चाहिए, क्वेश्चन यहाँ से बनता है। पहला सबसे इम्पॉर्टेंट राजा। राजा हम किसको बोलते थे? किंग को बोलते थे राजा। ठीक है, उसके बाद अमात्या। अमात्या होते थे इम्पॉर्टेंट ऑफिसर्स, हाई लेवल ऑफिसर्स, सेक्रेटरीज जो होते थे। ठीक है, इसके बाद जाना पड़ा। जाना पड़ा टेरिटरी को बोलते थे, जो उनके अंडर एरिया था ना, टेरिटरी थी उनकी, उसको हम जाना पड़ा बोलते थे। दुर्गा फोर्ट को बोला जाता था। कोशा ट्रेजर को बोला था, ट्रेजरी जो होती थी। सेना हम बोलते थे मिलिट्री को। ठीक है, मौर्यंस सेना बोलते थे मिलिट्री को। मित्रा बोलते थे फ्रेंड को। तो अर्थशास्त्र में लिखा गया है कि एक अच्छी प्रॉस्परस स्टेट को होने के लिए एक 7 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक किंग की, जिसको मौर्यंस राजा बोलते थे। सेक्रेटरीज की, किंग को जो सलाह मशवरा देती है इनको हम अमात्या बोलते थे। एक अच्छी खासी टेरिटरी की, जिसको मौर्यंस जाना पड़ा बोलते थे। एक फोर्ट की, जिसको दुर्गा बोला जाता था। एक ट्रेजर की, जिसको कोशा बोलते थे, क्योंकि अगर आप स्टेट को चलाना है आपके पास फाइनेंसेस होने चाहिए, पैसे होने चाहिए। अच्छा, अपनी स्टेट को बचाने के लिए मिलिट्री होनी चाहिए, तो उनको सेना बोलते थे। और एक अच्छे दोस्त होने चाहिए आपके, उनको मित्र बोलते हैं। ठीक है, तो ये 7 एलिमेंट्स है, ये मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन में है और होते थे और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और कुछ चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। एक किंग के साथ मंत्री परिषद होता था, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। उसमें सबसे पहले युवा राजा बोला जाता था, क्राउन प्रिंस को युवा राजा बोला जाता था। किसको? क्राउन प्रिंस को। और परोहिता किसको बोला जाता था? परोहिता चीफ प्रीस्ट को बोला जाता था। ठीक है, जो प्रीस्ट का हेड होता था परोहिता बोला जाता था। और द सेनापति बोला जाता था कमांडर इन चीफ। जो सेना का हेड होता था ना उसको कमांडर इन चीफ, मिलिट्री का कमांडर बोला जाता था। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि मौर्यन एक डायनास्टी थी मॉडिवल एंशंट हिस्ट्री में। और वहाँ पे एक कौटिल्य था, उसने एक अर्थशास्त्र लिखी है। उसमें उसने लिखा कि 7 एलिमेंट्स थे मौर्यन स्टेट के। राजा, अमात्या, जाना पड़ा, दुर्गा, कोशा, सेना और मित्रा। और जो किंग होता था उसको असिस्ट किया जाता था बाय मंत्री परिषद। युवा राजा हम क्राउन प्रिंस को बोलते थे। परोहिता चीफ प्रीस्ट को बोलते थे और सेनापति कमांडर इन चीफ को बोलते थे। ठीक है, यहाँ पे स्लाइड पे देखिए, रिवाइज करो अभी इसी वक्त। इसके बाद आपको इसको याद नहीं करना पड़ना चाहिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये फैक्ट लाया क्योंकि ज़रूरी है। एक और फैक्ट जियोग्राफी से, जो एटमॉस्फेयर की लेयर्स होती हैं, डिफरेंट लेयर्स, उनके नाम और कैसे होती थी। सबसे निचला वाला लेयर जो है वो है ट्रोपोस्फियर। सबसे निचला वाला लेयर जो है उसको ट्रोपोस्फियर बोला जाता था। जो भी वेदर फिनोमेना होता है, ठीक है, बारिशें होती हैं, जो भी वेदर फिनोमेना होते हैं वो ट्रोपोस्फियर में होती हैं। उसके ऊपर वाला लेयर होता है स्ट्रेटोस्फियर। क्या होता है? स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर जो है उसमें जेट्स वेट्स चलते हैं, वो क्लीन लेयर होती है। तो इसमें ओजोन होता है स्ट्रेटोस्फियर में, जो कि बचाता है यूवी रेज से। उसके बाद होता ऊपर वाला लेयर होता है मेसोस्फीयर। ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर होता है। और मेसोस्फीयर के ऊपर होता है थर्मोस्फीयर और थर्मोस्फीयर के ऊपर होता है एक्सोस्फीयर। अब आप याद कैसे रखोगे? आपको याद रखना है ट्रस्ट मी इन द एग्जाम, ट्रस्ट मी इन द एग्जाम। एंड TR फॉर ट्रोपोस्फीयर एंड ट्रस्ट का ST फॉर स्ट्रेटोस्फीयर, मी मतलब मेसोस्फीयर, इन द मतलब TH थर्मोस्फीयर, एग्जाम मतलब EX एक्सोस्फीयर। ट्रस्ट मी इन द एग्जाम, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर में जितने भी वेदर फिनोमेना है, ठीक है, मौसम बदलने के फिनोमेना है, वो सारे ट्रोपोस्फीयर में होते हैं। जेट्स जो चलते हैं वो चलते हैं स्ट्रेटोस्फीयर में, क्योंकि उसमें कोई उसमें ज़्यादा जो उनको रुकावटें नहीं आती हैं। और स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन भी पाया जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहा है?
चले आगे देखते हैं। एक और फैक्ट है, ये पॉलिटी से है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ आपने पढ़ा होगा, जिसने भी पढ़ा होगा वो ध्यान रखे DPSPs के बारे में। अगर आपको चाहे मेंस में ये लिखना पड़े या किसी भी एग्ज़ाम में, प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम या MCQ फॉर्म में एग्ज़ाम देना पड़े और वहाँ पे DPSPs का कोई क्वेश्चन आएगा, अगर आपको ये चीज़ें पता होंगी तो आप उस क्वेश्चन को कर पाएंगे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी बोलते हैं और DPSPs भी बोलते हैं। सबसे पहली बात आपको याद रखनी है, जो DPSPs होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में पाया जाता है। DPSPs कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में पाया जाता है, IV 4, ठीक है। दूसरी बात, आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक डील करता है किसके साथ? DPSPs के साथ। पहली बात, पार्ट 4 कॉन्स्टिट्यूशन का डील करता है DPSPs के साथ। आर्टिकल 36 से लेके 51 तक डील करता है DPSPs के साथ, ठीक है। यहाँ तक याद रहा। DPSPs जो होते हैं वो प्रमोट करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट प्रमोट कौन करता है? DPSPs। DPSPs होते हैं नॉन जस्टिसेबल। नॉन जस्टिसेबल का मतलब क्या होता है? नॉन जस्टिसेबल का मतलब होता है कि अगर कोई नहीं जा सकता है कोर्ट कि मेरी DPSPs वायलेट हो गई। फॉर एग्जांपल, जो DPSPs होते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी होनी चाहिए, ये डिपेंड करेगा हमारे पास फाइनेंसेस कितने हैं, तब जाके गवर्नमेंट इनको इम्प्लीमेंट कर सकता है। लेकिन जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं ना, वो ज़रूरी हर एक के होने चाहिए, वो जस्टिसेबल होते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो अगर आपको फंडामेंटल राइट देने से कोई रोकेगा, फंडामेंटल राइट आपका वायलेट होगा। लेकिन जो DPSPs है, आप ये जस्टिसेबल नहीं है, दीज आर नॉन जस्टिसेबल, आप कोर्ट नहीं जा सकते हो। सो आपको याद रखना है DPSPs आर नॉन जस्टिसेबल। इसके बाद DPSPs का मकसद क्या है? इट्स एम इज़ टू इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस। एक तो आपको इकोनॉमिक जस्टिस, फंडामेंटल राइट्स तो आपको पॉलिटिकल जस्टिस देता है, ठीक है, डेमोक्रेटिक राइट्स देता है, लेकिन जो DPSPs होती है वो आपको इकोनॉमिक जस्टिस भी देगा और सोशल जस्टिस भी देगा, ठीक है। इसमें डिफरेंट DPSPs है, जैसे आपको इक्वल जो है पे फॉर इक्वल वर्क है, या जो है ह्यूमन वर्किंग कंडीशंस है, ठीक है, फ्री लीगल एड सर्विसेज है। ये DPSPs में आता है जिसमें आपको इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस मिलता है। यहाँ तक समझ आ गया। इसके बाद DPSPs का कॉन्सेप्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आया कहाँ से? ये हमने लाया है आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ये लाया। दिस DPSPs आर बोरोड फ्रॉम आयरलैंड। बात समझ आ गई। इसके बाद दीज आर फंडामेंटल गाइडेंस इन कंट्रीज गवर्नेंस। अगर हमें गवर्नेंस चलानी है, यहाँ पे जो है डिसीजन मेकिंग करनी है, प्लान्स बनाने हैं, वो प्लान्स कैसे होने चाहिए? उनको वो प्लान्स होने चाहिए जो हमारे DPSPs बोलते हैं। तो प्लान्स प्रोग्राम्स हम तभी लाते हैं जब गवर्नमेंट के पास पैसा होता है। जितना पैसा होगा उतने बड़े बड़े प्रोग्राम्स लाएंगे। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन में बताया है कि जो अगर प्रोग्राम्स और प्लान्स लाएंगे भी गवर्नमेंट, वो होने चाहिए एज पर द DPSPs। उसके बाद DPSPs जो होती है ना, मिक्सचर ऑफ सोशलिस्टिक, गांधी एंड लिबरल प्रिंसिपल्स। गांधी जी ने क्या क्या बोला है, लिबरल आइडियोलॉजी क्या है और सोशलिज्म क्या हमें बोलता है, ये तीनों मिला के जो DPSPs है उनको हम कैटेगराइज करते हैं इन तीनों में। जैसे गांधी जी बोलता था कि पंचायत अच्छे खासे होने चाहिए, तो आर्टिकल 40 हमें टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत के बारे में बोलता है, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे लिबरल प्रिंसिपल्स जो है आर्टिकल 51 वो बोलता है फ्रेंडली रिलेशंस विद अदर कंट्रीज, ठीक है, या यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC के बारे में बोलता है। तो DPSPs को अगर हम कैटेगराइज करेंगे, उनको हम 3 कैटेगरीज में डालते हैं, सोशलिस्टिक, गांधी एंड लिबरल प्रिंसिपल्स, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इनको बोला है इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, किसको? DPSPs को। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने, जो कि चेयरमैन था ड्राफ्टिंग कमेटी का, उन्होंने बोला है इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस किसको? उन्होंने DPSPs को, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ को इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बोला है। तो ये कुछ बातें थी जो आपको पता होनी चाहिए। दिस वाज फ्रॉम पॉलिटी साइड। इसके बाद एक और फैक्ट, लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया कौन होता है? लॉन्गेस्ट, मैंने आपको हाइस्ट परसों पढ़ाया था, तहरी डैम पढ़ाया था, ओल्डेस्ट पढ़ाया था, कालानाई पढ़ाया था, लेकिन लॉन्गेस्ट डैम कौन सा है इंडिया में? ये है हीराकुद डैम। हीराकुद डैम इज़ द लॉन्गेस्ट डैम, ठीक है। हीराकुद डैम इज़ द लॉन्गेस्ट डैम, और वो किस रिवर पे है? महानदी रिवर पे है, ओडिशा स्टेट में। तो लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया कौन है? हीराकुद डैम, महानदी रिवर पे और ओडिशा स्टेट में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि जो महानदी रिवर है उस पे हीराकुद डैम को बनाया गया है और ये ओडिशा स्टेट में आता है। ये लॉन्गेस्ट डैम है इंडिया में। बात समझ में आ गई? ठीक है।
तो यहाँ पे एक और जो है एक अच्छा खासा मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दूंगी इंडियन लेजिस्लेचर के बारे में। उससे पहले मैं बताना चाहूँगी हमने केएस के लिए टेस्ट सीरीज़ लॉन्च की है जिसमें 5 फुल लेंथ टेस्ट है जिसको रजिस्टर करनी है वो रजिस्टर कर सकते हैं WS अकेडमी की ऐप पे। और अगर कोई भी कोर्स आपको ज्वाइन करना है आप WS अकेडमी की ऐप जो है उसको डाउनलोड करके कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अब इंडियन लेजिस्लेचर की बात करेंगे जो पॉलिटी का मेन एरिया है और जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, एक एक साइड में उठाऊंगी। सबसे पहले यूनियन लेजिस्लेचर जिसका नाम हम पार्लियामेंट भी बोलते हैं। पार्लियामेंट का काम क्या होता है? पार्लियामेंट का काम होता है लॉ बनाने का काम, लॉ मेकिंग का काम होता है पार्लियामेंट का, ठीक है। पार्लियामेंट किससे बना होता है? पार्लियामेंट में 3 चीज़ें होती हैं। मैंने ये जूम किया, आप भी देख सकते हो। पार्लियामेंट 3 चीज़ों का बना होता है, एक तो प्रेसिडेंट का, राज्यसभा का, लोकसभा का। जो प्रेसिडेंट होता है वो इंटीग्रल पार्ट होता है पार्लियामेंट का। चूँकि प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में नहीं बैठता है, आपने कभी नहीं देखा होगा प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में बैठ के, लेकिन इवन सेशंस में वो क्या करता है, वो एड्रेस करता है पार्लियामेंट को। लेकिन प्रेसिडेंट जो होता है इंटीग्रल पार्ट होता है पार्लियामेंट का। क्यों होता है? क्योंकि जितनी भी बिल्स पार्लियामेंट में पास होती हैं वो तब तक एक्ट नहीं बनेगी जब तक ना प्रेसिडेंट उन पे साइन करेगा, जब तक ना प्रेसिडेंट उसको एसेंट देगा, ठीक है। तो प्रेसिडेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। दूसरा हिस्सा जो पार्लियामेंट का होता है वो है राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा। और तीसरा हिस्सा जो पार्लियामेंट का है वो है लोकसभा। इन तीनों से बनता है पार्लियामेंट, 2 हाउसेस प्लस प्रेसिडेंट। अब हम पहले देखेंगे राज्यसभा। राज्यसभा जो है वो अपर हाउस, आपको दिख रहा होगा, मैंने जूम किया है इसको। राज्यसभा को हम अपर हाउस भी बोलते हैं, इसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोला जाता है। राज्यसभा में 250 मेंबर्स होते हैं। यहाँ पे आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि क्वेश्चन अगर डिफिकल्ट आएगा वो यहाँ से बनेगा। राज्यसभा में टोटल मेंबर्स होते हैं 250, उसमें से 238 इलेक्ट होकर आते हैं, इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, और 12 मेंबर जो होते हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं, और उनको नॉमिनेट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। राज्यसभा जो है ये परमानेंट बॉडी है, ये डिसॉल्व नहीं होती है। इसकी जो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं उनकी टर्म 6 साल के लिए होती है। 1/3 ऑफ मेंबर्स, जो जितने मेंबर्स उसमें होते हैं 250, उनके 1/3, ठीक है, 1/3 जो मेंबर्स होते हैं वो रिटायर होते हैं हर दूसरे साल के, आफ्टर एवरी सेकेंड ईयर, हर दूसरे साल के बाद वो रिटायर होते हैं 1/3 मेंबर्स। राज्यसभा में प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कौन होते हैं? कौन प्रिजाइड करते हैं किसको? राज्यसभा को। इसमें होता है चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन, ठीक है। यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है, जो चेयरमैन होता है राज्यसभा का वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है, ठीक है। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन होता है, और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होता है वही चेयरमैन होता है राज्यसभा का। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए एक किसी भी पर्सन को राज्यसभा मेंबर बनने के लिए? सबसे पहली क्वालिफिकेशन ये होनी चाहिए कि वो सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए। हिंदुस्तान का जो सिटीज़न होगा वही राज्यसभा के लिए इलेक्शन लड़ सकता है। दूसरा, उसकी जो एज होनी चाहिए वो 30 साल से कम नहीं होनी चाहिए, वो 30 साल या 30 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। ये है क्वालिफिकेशन की 2 क्राइटेरियाज। तो ये था राज्यसभा के बारे में। अब हम देखेंगे लोकसभा, ठीक है। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैंने जो है यहाँ पे एक प्यारा सा खूबसूरत सा फ्लो चार्ट के बारे में लाया है, सो दैट कि आपको याद रहे। लोकसभा को हम लोअर हाउस भी कहते हैं, इसको हम हाउस ऑफ पीपल भी कहते हैं। इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है अभी तक 552 होती थी, लेकिन इस साल 2021-2022 में एक बिल लाई गई जिसमें जो 2 मेंबर्स को हम एंग्लो इंडियन मेंबर्स को लाते थे, इनमें नॉमिनेट किए जाते थे, उनको कैंसिल कर दिया गया, उस एबॉलिश किया गया। अब आपको याद रखना है मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी रहेगी लोकसभा की? 550, ठीक है। अब 550 में से 20 जो है वो यूनियन टेरिटरी से आएंगे, 20 मेंबर्स लोकसभा में, और 530 आएंगे स्टेट से, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि लोकसभा के जो इलेक्शंस होते हैं वो डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, ठीक है। लोकसभा इलेक्शंस डायरेक्ट होते हैं, वो डायरेक्टली इनको इलेक्ट कौन करता है? लोग इनको इलेक्ट करते हैं, इसलिए इनको हाउस ऑफ पीपल भी बोला जाता है। अब जो 2 मेंबर्स एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से इनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता था, इसको एबॉलिश किया गया। अब जो है पार्लियामेंट में जो लोकसभा होता है उसमें अब मैक्सिमम स्ट्रेंथ रहेगी 550 की, 530 स्टेट से, 20 यूनियन टेरिटरी से। अब लोकसभा मेंबर्स जो होते हैं उनकी जो टर्म होती है वो 5 साल की होती है, ठीक है। 5 साल तक लोकसभा की टर्म, मेंबर्स की टर्म होती है। लोकसभा में प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन होता है? स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होता है। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए एक इंसान को लोकसभा मेंबर बनने के लिए? सबसे पहले वो हिंदुस्तान का सिटीज़न होना चाहिए, सिटीज़न ऑफ इंडिया, और दूसरी बात उसकी एज
25 ईयर्स से कम नहीं होनी चाहिए, या तो वो 25 ईयर्स का होना चाहिए या 25 से ज़्यादा। लोकसभा जो है वो परमानेंट हाउस नहीं है, इसको डिजॉल्व भी किया जा सकता है। 5 साल के लिए जो हम इलेक्ट करते हैं, गवर्नमेंट बनती है तो लोकसभा 5 साल के लिए आ सकती है, होती है। और इसकी टर्म एट अ स्ट्रेच 1 साल के लिए बढ़ सकती है। वो कब? जब नेशनल इमरजेंसी होती है, जब इमरजेंसी होती है तब। बात समझ आ गई? ये था इंडियन लेजिस्लेचर का पहला पार्ट, जो कि यूनियन लेजिस्लेचर होता है, पार्लियामेंट, जो कि सेंट्रल लेवल पे लॉ मेकिंग करता है। उसके बाद स्टेट लेवल लेजिस्लेचर की अगर हम बात करेंगे, उसमें दो किस्म है। एक होता है बाई कैमरल लेजिस्लेचर, दूसरा होता है यूनिक कैमरल लेजिस्लेचर। यूनिक कैमरल लेजिस्लेचर जो होता है उसमें एक ही हाउस होता है, उसको हम लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं। जो यूनिक कैमरल हाउस होता है, यूनिक कैमरल लेजिस्लेचर होता है, वहाँ पे एक ही हाउस होता है, उसको हम लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं। और जिस स्टेट में बाई कैमरल जो होगा लेजिस्लेचर, उसमें 2 हाउसेस होते हैं। एक तो होगा लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको हम विधानसभा भी बोलते हैं, और दूसरा होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसको हम विधान परिषद भी बोलते हैं। सेम इज़ अ केस विद जैसे पार्लियामेंट पे होता है वैसे ही यहाँ पे होता है, लेकिन ये स्टेट लेवल पे होता है। लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली लोअर हाउस होता है, उसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ 500 होती है, या मिनिमम होनी चाहिए 60। तो दैट मीन्स जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है स्टेट्स की, उसकी जो स्ट्रेंथ, उसमें जो नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे ना, MLAs, वो 60 से लेके 500 तक हो सकते हैं। मिनिमम 60 और मैक्सिमम 500। लेकिन कुछ स्टेट्स इंडिया की है, जैसे सिक्किम है, जिसमें पॉपुलेशन बहुत कम है, उसमें 40 मेंबर्स भी होते हैं, मतलब कम भी हो सकते हैं। इसकी जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है ना स्टेट्स में, इनके जो मेंबर्स होते हैं वो भी डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं बाय पीपल, ठीक है। और लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है उसकी भी टर्म 5 साल की होती है, 5 साल की टर्म। लेजिस्लेटिव असेंबली को भी हम डिसॉल्व कर सकते हैं, ये परमानेंट हाउस नहीं होता है। 5 साल के लिए गवर्नमेंट चुन के आती है और 5 साल तक इसकी टर्म होती है। और इसके बाद स्टेट में जहाँ पे बाई कैमरलिज्म होता है ना, जहाँ पे 2 हाउसेस होते हैं, हर एक स्टेट में 2 हाउसेस नहीं है। कुछ स्टेट्स में 2 हाउस है और कुछ स्टेट में एक ही हाउस है, लेजिस्लेटिव असेंबली ही है। लेकिन जिस स्टेट में बाई कैमरलिज्म है, जिसमें 2 हाउसेस होते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के, उसमें दूसरे हाउस को हम लेजिस्लेटिव काउंसिल बोला जाता है, या विधान परिषद। ये इसको हम अपर हाउस भी बोलते हैं। इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है, जितनी आपके लेजिस्लेटिव असेंबली की स्ट्रेंथ होगी ना, उसका 1/3, ठीक है। जितने आपके MLAs होंगे, जितने आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली में मेंबर्स होंगे, उसका 1/3 जो हिस्सा होता है, इनका 1/3 कितना बनेगा, उतने मेंबर्स लेजिस्लेटिव काउंसिल में होते हैं, ठीक है। लेकिन कम से कम कितनी होनी चाहिए? 40, मिनिमम स्ट्रेंथ होनी चाहिए 40। इस लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर्स होते हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, ठीक है। राज्यसभा के मेंबर्स भी इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल जो स्टेट का होता है ना, उसके भी मेंबर्स भी इलेक्टेड होते हैं इनडायरेक्टली। उनको कौन इलेक्ट करता है? उनको जो है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ही इलेक्ट करते हैं, MLAs, ठीक है। अच्छा, और परमानेंट बॉडी ये भी होता है, ये भी परमानेंट बॉडी होती है लेजिस्लेटिव काउंसिल राज्यसभा की तरह, ठीक है। जैसे लोकसभा होता है ना, वो लेजिस्लेटिव असेंबली जैसे काम करता है, और राज्यसभा लेजिस्लेटिव काउंसिल राज्यसभा जैसा। तो 1/3 जो इसके मेंबर होते हैं वो रिटायर होते हैं आफ्टर एवरी 2nd ईयर, और इसकी जो टर्म होती है वो 6 साल की होती है। किसकी? लेजिस्लेटिव काउंसिल की, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई? तो इन शॉर्ट मैंने आपको क्या बोला, जो इंडियन लेजिस्लेचर होता है ना, इंडिया का लेजिस्लेचर, उसमें पार्लियामेंट आता है और स्टेट लेजिस्लेचर आता है। ये क्या करते हैं काम? ये लॉ मेकिंग का काम करते हैं। इनका काम होता है लॉ को बनाना। अब लॉ वो कैसे बनता है? इसमें ये इंट्रोड्यूस करते हैं बिल, उस बिल को पास किया जाता है दोनों हाउसेज में, और पास होने के बाद अगर सेंटर की बात करेंगे, वहाँ पे उसको प्रेसिडेंट को पेश किया जाता है और प्रेसिडेंट साइन करता है, तब जाके वो एक एक्ट बनता है। इसीलिए प्रेसिडेंट है इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। और स्टेट लेवल पे जब लॉ बनाना होता है, बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है लेजिस्लेचर में, स्टेट असेंबली में या लेजिस्लेटिव काउंसिल में, फिर उसको पास किया जाता है। उसके बाद पास होने के बाद बिल को प्रेजेंट किया जाता है गवर्नर को, गवर्नर अपना साइन देता है, तब जाके वो बिल एक्ट बनती है। ये इंपॉर्टेंट बातें थी, आपको पता होनी चाहिए, ये बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। चले तो आगे देखते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही था जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है। थैंक यू सो मच फॉर योर लवली रिस्पॉन्स, लवली फीडबैक। बहुत सारे कमेंट्स आए थे, आप आज भी कमेंट कर लेना।
इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू दिस सीरीज़ और कितना फ़ायदा हो रहा है आपको, ये मुझे लगता है इंटरेस्टिंग एक तरीका है जिसमें मैंने आपको पहले मौर्य के बारे में पढ़ाया, मेडिवल से पढ़ाया, मेडिवल हिस्ट्री से, उसके बाद जियोग्राफी पढ़ाया, उसके बाद पॉलिटी, और उसके बाद फिर से जियोग्राफी, और उसके बाद फिर से पॉलिटी के फैक्ट्स लाए। तो गर्ल्स मेरा इतना ही है, आपको रिवीजन होना चाहिए, जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको क्लियर होनी चाहिए। रिग्रेट एग्जाम में तब होता है जब इंसान के जो बेसिक क्वेश्चन है वो गलत होते हैं, क्योंकि अगर पेपर टफ भी आएगा, बेसिक क्वेश्चंस नहीं गलत होने चाहिए। अगर बाकी क्वेश्चंस गलत भी हो तो कोई परवाह नहीं होती है। बाकी आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।